हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइट फॉर सिविल सर्विसेज में। आइए पढ़ते हैं, ये पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास है। इसमें हम आर्टिकल 21 यानी कि अनुच्छेद 21 को पढ़ेंगे। इसमें आर्टिकल 21 में क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, जिस स्वतंत्रता का अधिकार चल रहा है फंडामेंटल राइट्स में, और फंडामेंटल राइट्स में हमने क्या पढ़ना है? अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 21 सीधा सीधा किसकी बात करता है? अनुच्छेद 21 सीधा सीधा बात करता है प्राण। प्राण का मतलब है चेतना, और दैहिक का मतलब होता है आपकी देह। प्राण का मतलब है जो आपके अंदर एक चेतना काम करती है, वो प्राण है। जो जैसे मान लिया मैं बोल रहा हूँ, तो ये क्या है? ये जो बॉडी है, जो जीव है, जो आपको स्ट्रक्चर समझ दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये एक माध्यम है, ये देह है। तो इसकी स्वतंत्रता, देह की स्वतंत्रता, और इसके माध्यम से जो चीज़ें अभिव्यक्त हो रही हैं, जो चेतना मेरे अंदर काम कर रही है, यह व्यक्ति के अंदर, मानव के अंदर जो चेतना काम करती है, वो क्या है? वही उसके प्राण हैं। ठीक। तो हमारा जो भारत का संविधान है, उसमें अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है। सिंपल सी बात है कि राज्य यानी कि जो देश या राष्ट्र होगा, एक संवैधानिक संस्था है, और वो किसी भी व्यक्ति को जो भारत की सीमा के अंदर रहता है, या भारत का नागरिक है या भारत का व्यक्ति है, सभी के लिए प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। इसलिए सीधा सीधा लिखा गया है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अर्थात राज्य प्रत्येक व्यक्ति के प्राण और देह की स्वतंत्रता का संरक्षण करेगा, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही इसका उल्लंघन हो सकता है। सीधा सीधा लिखा हुआ है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत इसका उल्लंघन हो सकता है। इसका क्या मतलब मानते हैं? देखो, अनुच्छेद 21 यह उपबंधित करता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण और उसकी देह यानी स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, देखो ये शब्द लिखा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार। क्या लिखा है? विधि द्वारा स्थापित, विधि द्वारा स्थापित। ये शब्द अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विधि द्वारा स्थापित। विधि द्वारा स्थापित का क्या मतलब है? कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही वंचित किया जा सकता है। अर्थात राज्य को अगर किसी व्यक्ति की जान लेनी है, जान लेने का मतलब है राज्य अगर हत्या करता है किसी की, तो वो कैसे करेगा? जो विधि में स्थापित प्रक्रिया है उसके द्वारा ही की जा सकती है, अन्यथा और कोई रास्ता नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? कि जैसे कोई एक ऐसा दंड है या कोई ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी को मृत्यु दंड दिया जाए, तो उसी के आधार पर यह तय हो सकता है, अन्य कोई आधार नहीं होगा। इसलिए ये केवल राज्य के प्रति नहीं, ये व्यक्ति के प्रति भी संरक्षण प्रदान करता है। अगर कोई किसी की हत्या कर देता है, तो उसके पक्ष में राज्य खड़ा है, और राज्य उसकी तरफ से केस लड़ेगा, और उस व्यक्ति को उसका दंड दिया जाएगा। और जो दोषी व्यक्ति होता है, अगर उसे इस प्रकार का कोई दंड मिलता है कि उसे मृत्यु दंड दे दिया जाए, तो मृत्यु दंड कैसे मिलेगा? तो मृत्यु दंड कैसे मिलता है? मृत्यु दंड का मतलब है जब राज्य किसी की हत्या करे। तो जैसे कोई अपराधी है, बहुत बड़ा अपराधी, कोई हैबिचुअल अपराधी है, ठीक है, तो जो हैबिचुअल क्रिमिनल होते हैं और वे बहुत बड़े प्लानिंग से किसी मास बड़े स्तर पर लोगों की हत्या कर दें, तो ऐसे लोगों को मृत्यु दंड देता है राज्य। अर्थात राज्य ऐसे लोगों की हत्या कर देता है। कैसे हत्या करता है? फांसी देकर। ठीक है। अलग अलग राज्यों में हो सकता है अलग व्यवस्था हो सकता है अमेरिका में दूसरे तरीके से देते हो, या इंग्लैंड में दूसरे, या जापान में दूसरे, या मलेशिया, इंडोनेशिया, अफ्रीका में कोई और तरीका हो राज्य का किसी के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के हनन करने का। ठीक है। तो जैसे मान लिया किसी व्यक्ति को अगर फांसी पर लटकाया जाता है, तो सीधा सा मतलब है राज्य उसकी हत्या कर रहा है। तो राज्य उसकी हत्या कर रहा है, तो इसका मतलब फिर वो क्या कहेगा कि अनुच्छेद 21 है और राज्य दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। तो सीधा सीधा लिखा हुआ है किसके द्वारा? स्थापित प्रक्रिया के द्वारा। जो कानून में स्थापित प्रक्रिया है, उसके माध्यम से उसको वंचित किया जा सकता है। कौन सी स्वतंत्रता से? दैहिक और प्राण की स्वतंत्रता से। तो अनुच्छेद 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। ये इतने बड़े स्तर पर डिस्क्राइब किया जा सकता है कि घंटों दिन भी कई क्लास में इसको डिस्क्राइब करते हैं। जो लॉ के बच्चे हैं बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ते हैं, लेकिन हमें इतना डिस्क्रिप्टिव जाना नहीं है। ठीक है। उसमें केस लॉ पढ़ते हैं, फिर न्यायपालिका कैसे उसको परिभाषित करती है, किस केस में कैसे परिभाषित किया गया है प्राण की स्वतंत्रता को, किसी की दैहिक स्वतंत्रता को, लेकिन हमें इतना नहीं पढ़ना।
हमें राज्य के संरक्षण में और राज्य के विरुद्ध उसको कैसे संरक्षित किया गया है व्यक्तियों के लिए, उसको पढ़ना है। ठीक है, जो एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो सीधा सीधा लिखा है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार सभी अधिकारों में श्रेष्ठ है। ठीक है, और अनुच्छेद 21 इसी अधिकार को संरक्षित करता है। ठीक, और देखो इसमें सीधा सीधा लिखा है, स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो ये स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली है हमने? जापान से। कौन से संविधान से लिए? किस देश के संविधान से? जापान के संविधान से। ठीक है, ये इंग्लैंड से नहीं लिया गया। ठीक, तो इस तरीके से हमने अपने संविधान को और सुगम और अपने अनुसार ढाला है। ठीक, अब देखते हैं आगे क्या है। अनुच्छेद 21A की बात करते हैं। 21A को थोड़ा और विस्तार से पढ़ेंगे, 21 को और थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। पहले इसको समझ लेते हैं कि अनुच्छेद 21A क्या है। तो देखो, शिक्षा का मूल अधिकार, अनुच्छेद 21A। तो जितना किसी व्यक्ति के जीवन की स्वतंत्रता और उसके प्राण की दैहिक स्वतंत्रता है, इतना ही इम्पोर्टेंट हमने शिक्षा को भी माना है कि किसी व्यक्ति का मूल शिक्षा जो है वो उसका मौलिक अधिकार है, और उसे अनुच्छेद 21 में ऐड करके 21A बना दिया गया। अर्थात जैसे प्राण की और दैहिक स्वतंत्रता जितनी इम्पोर्टेंट है, इतनी ही इम्पोर्टेंट शिक्षा है, क्योंकि शिक्षा से सीधा व्यक्ति का संसाधन और उसकी समृद्धि जुड़ी हुई है। अगर किसी व्यक्ति की समृद्धि और उसका विकास रोक दिया जाए तो क्या होगा? जैसे विकास, कैसा विकास? उसका मेंटल विकास, यानी कि उसका बौद्धिक विकास, उसका फिजिकल डेवलपमेंट रोक दिया जाए तो क्या होगा? सीधे किस पे इफेक्ट आता है? उसके जीवन पे इफेक्ट आता है। तो इसलिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 21 में रखा गया। लेकिन कितना? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002, तो 2002 में यह अधिनियम लाया गया और अनुच्छेद 21 में एक नया अनुच्छेद क्या जोड़ा गया? अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, और शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया? मौलिक अधिकार बनाया गया। तो अनुच्छेद 21A यह उपबंधित करता है कि राज्य ऐसी रीति से, ऐसी रीति का मतलब है राज्य का अपना एक नियम होगा जिसके आधार पर वो काम करेगा। राज्य एक ऐसी रीति से विधि बनाकर निर्धारित करे 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु की सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगी। अर्थात इसका मतलब क्या है? सरकार की क्या जिम्मेदारी है? किसी व्यक्ति को जो 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु है, उस बच्चे को शिक्षा जरूर ग्रहण कराएगा, और ऐसा करने से कोई भी सरकारी स्कूल मना नहीं कर सकता। ठीक है, फ्री पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये कैसा अधिकार है? ये जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ है। तो जीवन के अधिकार में बहुत चीज़ें ऐड की गई हैं आने वाले समय में धीरे धीरे, तो उसको हम अभी देखते हैं। देखिए कैसे। तो देखो, जैसे अनुच्छेद 21 विधायिका तथा कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। किसके विरुद्ध? विधायिका और कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध। देखो छोटी सी बात समझिए, लोकतंत्र के या किसी राज्य के, लोकतंत्र या किसी राज्य, लोकतंत्र के या किसी राज्य के 3 स्तंभ होते हैं। भाई लोकतंत्र क्यों लिखा? क्यों? भारत में लोकतंत्र है। और राज्य क्यों लिखा? क्योंकि भारत एक राज्य है। तो इसके 3 स्तंभ हैं। एक स्तंभ क्या है? सरकार, जिसे कार्यपालिका कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? कार्यपालिका। एक है संसद, जिसे कहते हैं विधायिका। संसद को क्या कहते हैं? विधायिका। और एक है न्यायालय। एक कौन सा पार्ट है? न्याय। किसी राज्य के 3 अंग होते हैं। एक उसकी सरकार, जो लोगों के लिए काम करती है, कानून लागू कराती है और एक व्यवस्था बना के रखती है। एक होती है विधायिका, जो कानून बनाती है, ठीक है। और एक होती है न्यायपालिका, जो कानून का संरक्षण करती है और कानून को ये देखती है कि वो विधि सम्मत है या नहीं। तो जैसे न्यायपालिका का काम बाद में आता है, तो न्यायपालिका तो ऐसे कानून नहीं बनाती। न्यायपालिका कानून बनाएगी ही नहीं। क्यों? कानून कौन बनाता है? लोकतंत्र में कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को, विधायिका को, या इसे विधानमंडल भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये सरकार जो है ये कार्यपालिका की तरह काम करती है। कैसे? जैसे मान लिया अभी, इसे वर्तमान में समझिए। जैसे वर्तमान में एक सरकार है, श्री नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण में भारत की सरकार चल रही है, तो ये क्या है? ये कार्यपालिका है। तो जो लोग संसद में बैठते हैं तो वे क्या हो जाते हैं? विधायक हो जाते हैं। और
न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट अलग काम करेगा। तो इसमें देखिए जो लोकतंत्र के तीनों स्तंभ हैं, तो किसी व्यक्ति के जीवन के अधिकारों का या किसी भी अधिकार का टकराव किसके साथ होता है? सरकार के साथ टकराव होता है, क्योंकि जब सरकार कानूनों को लागू करती है तो लोगों के हित पे प्रभाव होता है। जैसे मान लिया सरकार कोई कानून लागू करती है, जैसे मान लिया सरकार ने एकल नागरिकता नहीं, जैसे सरकार कोई नया कानून लेकर आती है, नागरिकता कानून, और नागरिकता कानून में कोई ऐसा उपबंध आ जाता है कि किसी विशेष जाति या किसी विशेष धार्मिक लोगों को उससे परेशानी हो जाती है, तो सीधा किससे टकराव है? कार्यपालिका से टकराव है। लेकिन वो कानून किसने बनाया? संसद ने बनाया, है ना। तो जो अनुच्छेद 21 है उसका संरक्षण संसद से भी है और कार्यपालिका से भी है, लेकिन अनुच्छेद 21 को छोड़कर दूसरे अनुच्छेदों में ऐसा नहीं होता। इसका मतलब सीधा सीधा सा ये है कि किसी के प्राण और उसके जीवन की स्वतंत्रता राज्य न केवल सरकार से करता है बल्कि संसद से भी करता है। संसद में चाहे किसी सरकार के कितने भी लोग आ जाएं, 400 छोड़िए 500 के 552 लोग क्यों ना आ जाएं संसद में, और राज्यसभा में सारे के 250 क्यों ना आ जाएं, तब भी राज्य डिक्टेटर नहीं हो सकता, तब भी किसी के प्राण और जीवन की स्वतंत्रता को समाप्त नहीं किया जा सकता, तब भी अनुच्छेद 21 को समाप्त नहीं किया जा सकता, तब भी अनुच्छेद 21 को समाप्त नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि ये इससे भी सुरक्षा देता है और इससे भी सुरक्षा देता है। अभी वर्तमान स्थिति बता रहा हूं, ठीक है। इससे पहले स्थिति ये थी कि कार्यपालिका से संरक्षण था, विधायिका से नहीं। तो विधायिका चाहती तो बहुमत में आकर किसी भी व्यक्ति के जीवन की स्वतंत्रता का हनन कर सकती थी, ठीक है। अगर संसद ने बहुमत में पारित कर दिया कि सभी लोगों की गर्दन कटवा दो, फला जाति के या फला धर्म के लोगों की, तो ऐसा कर सकती थी, लेकिन नहीं। कानून की व्याख्या, संविधान की व्याख्या कौन करता है? न्यायपालिका। तो न्यायपालिका ने एक केस में यही बात कही, ठीक है, और उस केस में ये बात कही कि ये केवल कार्यपालिका ही नहीं, ये संसद से भी संरक्षण प्राप्त है। संसद चाहकर भी ये कानून नहीं बना सकती। क्यों? क्योंकि ये संविधान का मूलभूत ढांचा है और लोकतंत्र का स्तंभ के रूप में काम करता है। अरे जब लोग ही नहीं रहेंगे तो राज्य कैसे रहेगा, ठीक है। तो इसलिए ये किसी भी राज्य के लिए जरूरी हो जाता है। तो देखो अनुच्छेद 21 विधायिका, विधायिका का मतलब है संसद। अनुच्छेद 21 न केवल संसद और कार्यपालिका यानी कि सरकार, तो ये सरकार और संसद दोनों के ही विरुद्ध काम करेगा, अर्थात न संसद न सरकार कोई भी इस अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं करेगी, ठीक है। देखिए A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य, जो आपकी मद्रास में जो मार्क्सवादी पार्टी है, मार्क्सवादी पार्टी ऑफ इंडिया जो है आपकी, उसके को फाउंडर हैं ये A.K. गोपालन। तो उन्होंने रिट डाली थी कि 1950 में अनुच्छेद 21 केवल कार्यपालिका के कृत्यों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, विधानमंडल के विरुद्ध नहीं। तो 1950 में जब ये मामला उठा, ऐसा हुआ उनको जेल में डाल दिया गया, ठीक है, कानून में थोड़े बहुत बदलाव करके। तो जब उन्हें जेल में डाल दिया गया तो उन्होंने रिट डाली, कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में, सॉरी मद्रास हाई कोर्ट में। तो मद्रास हाई कोर्ट में मामला उठा, तो मद्रास हाई कोर्ट ने ये बात कही कि कार्यपालिका ने केवल अपना काम किया है, कानून बनाया किसने? विधायिका ने। तो जब कानून विधायिका बनाती है तो कार्यपालिका तो उसे फॉलो करती है। तो उन्होंने कहा ये कार्यपालिका का कार्य है, विधायिका का नहीं। तो इसलिए केवल जो विधायिका ने काम किया है उसे कार्यपालिका फॉलो करेगी। तो यहाँ पे आपके जीवन की स्वतंत्रता का हनन हो सकता है। तो ये सुप्रीम हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था। लेकिन देखिए आगे, अतः विधायिका कोई भी विधि बनाकर किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और देह की स्वतंत्रता से वंचित कर सकती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, समझने वाली बात है कि सीधा सीधा हाई कोर्ट क्या कहता है कि विधायिका यानी कि संसद कह लीजिए या विधानसभा कह लीजिए, किसी विधि, कोई भी विधि बनाकर किसी व्यक्ति के प्राण यानी कि जीवन की, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को समाप्त कर सकता है। लेकिन मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामला 1978, देखो 1978 तक यही बात चलती रही। जब मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामला 1978 में जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, उच्चतम न्यायालय में, तो गोपालन के मामले को उलट दिया गया और क्या बात कही कि अनुच्छेद 21 न केवल कार्यपालिका बल्कि विधायिका के कृत्यों के विरुद्ध भी संरक्षण प्रदान करता है। तो विधायिका चाहकर भी कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती कि अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हो, ठीक है।
अब देखिए आगे कि विधानमंडल के द्वारा पारित किसी भी विधि के अधीन विहित प्रक्रिया जो किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करती है वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होनी चाहिए। सीधी सीधी ये बात कही गई है कि अगर विधायिका कोई ऐसा कानून लाती भी है तो वो किसके अनुसार होना चाहिए? नैसर्गिक, यानी कि नेचुरल। कैसा? ये नेचुरल जस्टिस, ये नेचुरल जस्टिस के अनुरूप होना चाहिए, उसके जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये मुमकिन नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है और ये आप लोगों को पता होना चाहिए, नैसर्गिक न्याय के आधार पर। तो अब जब नैसर्गिक न्याय है तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ढीली हो जाती है। अगर हम इसकी बात करेंगे नैसर्गिक न्याय की, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इस शब्द की वैल्यू कमजोर हो जाती है और मैं समझता हूं कि इस शब्द की वैल्यू कमजोर ही हो जानी चाहिए, ठीक है? क्यों? कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो विधि तो कौन बनाते हैं? हम बनाते हैं भाई। संसद में बेवकूफ़ लोग बैठ जाएं जाके और वो इस अनुच्छेद को समाप्त कर दें और विधि में बदलाव कर दें, तो फिर तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, फिर तो राज्य लोगों की जान ले सकता है। लेकिन नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि ये कैसा न्याय है? नेचुरल। ये सुप्रीम कोर्ट ने बात कही कि बना सकते हैं, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का हनन हो सकता है, विधायिका ऐसा कानून ला सकती है, लेकिन वो नेचुरल जस्टिस के अनुसार होना चाहिए, नैसर्गिक न्याय के अनुसार होना चाहिए। अपनी मर्जी या किसी पॉलिटिकल एजेंडे के आधार पर या अपने फायदे के अनुसार नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? तो ये बहुत बड़ी बात है सुप्रीम कोर्ट की। अब देखिए आगे, सिंपल सा एग्जाम्पल समझिए, सिंपल सा एग्जाम्पल समझिए। जैसे मैं आपको सिंपल सा जर्मनी का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जैसे हिटलर ने क्या किया था कि उन्होंने कहा यहूदियों को मरवाने के आदेश दे दिए, तो उन्होंने करोड़ों यहूदियों को मरवा दिया था। तो उन्होंने कैसे मरवाया? ऐसे नहीं कि आदेश दे दिया और सबको मारने लगे। उन्होंने विधान उसमें जो उनकी विधायिका है, विधानमंडल था, उसमें पहले ये पास करवाया और लोगों के जीवन की स्वतंत्रता का हनन करा और तुरंत इस तरीके के आदेश जारी कर दिए गए, गैस चैम्बर बना दिए गए, लोगों को मारा गया। इसमें किसका रोल है? सीधा सीधा स्टेट का रोल है, राज्य की भूमिका है। तो लोगों के जीवन की स्वतंत्रता समाप्त कर दी किसने? राज्य ने। किसके आधार पे? विधायिका और कार्यपालिका के आधार पर। न्यायपालिका मजबूत नहीं है, सारी सिस्टम किसके हाथ में है? डिक्टेटर के हाथ में है। और सरकार डिक्टेटर हो जाती है तो सीधा प्रभाव किस पे आता है? लोगों पे पड़ता है, ठीक? इसलिए कहते हैं सरकारें कितने भी मजबूत हों, लेकिन विपक्ष को भी मजबूत होना चाहिए, क्योंकि विपक्ष जनता की आवाज़ होता है और जनता की आवाज़ जब भी कमज़ोर पड़ेगी तभी सरकारें डिक्टेटर हो जाएंगी, तभी सरकारें कैसी निरंकुश हो जाती हैं और फिर वो अपने तरीके से काम करती हैं, लोगों के हित से काम नहीं करती, क्योंकि ये मानव बिहेवियर है, वो ऐसे ही होता है। तो अनुच्छेद 21 में नागरिक के स्थान पर व्यक्ति का उपयोग किया गया है। किसका उपयोग किया गया है? व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। इसका तात्पर्य है कि भारतीय सीमा में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो विदेशी हो चाहे देशी, सब पर यह अधिकार लागू होगा। किसी को भी अनुच्छेद 21 के आधार पर ही उसके जीवन की स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा और कोई रास्ता नहीं है। कोई भी अधिकार अत्यांतिक यानी कि एब्सोल्यूट नहीं होता, सिंपल सी बात है। कोई भी अधिकार एब्सोल्यूट नहीं होता, तो 21 भी एब्सोल्यूट नहीं है। तो एब्सोल्यूट क्यों नहीं है? इसलिए स्वतंत्रता अस्तित्व एक सुव्यवस्थित समाज के लिए ही संभव है। यानी कि स्वतंत्रता है आपकी, वो किसी समाज को सुव्यवस्थित, सिस्टमेटिक बनाए रखने के लिए होता है। जैसे मान लिया एक समाज स्थापित है आपके आसपास, ठीक? अब आप स्वतंत्रता के नाम पर इतना ज़्यादा खुला नहीं हो सकते या इतना ज़्यादा एडवांस नहीं हो सकते, या एडवांस के नाम पर, आधुनिकता के नाम पर आप चीज़ों को इतना नहीं आगे ले जा सकते, इतना रेडिकल चेंज नहीं कर सकते कि समाज की संरचना ही खराब हो जाए। पता चला अराजकता फैल गई, समाज ही नहीं बचेगा तो फिर व्यक्ति का क्या होगा? तो सुव्यवस्थित समाज बना रहे, स्वतंत्रता इतनी होनी चाहिए। तो इसके लिए अधिकारों पर रोक लगाना अति आवश्यक होता है, जिससे दूसरों के अधिकारों का हनन न हो। जैसे कोई आतंकवादी घुसा देश में, उसने बम ब्लास्ट करे और बंदूक से कुछ लोगों को मार दिया, तो सिंपल सी बात है, उसने हमारे जीवन के अधिकार का हनन किया। और देखो यहीं पे ही एब्सोल्यूटी खत्म हो जाती है। अब जहाँ जहाँ सीधा सीधा लिखा हुआ है कि भारत की सीमा में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, तो भारत की सीमा में तो भाई आतंकवादी भी है, तो इसका मतलब क्या है? उस पर अनुच्छेद 21 लागू होता है, तो सरकार उसके जीवन की स्वतंत्रता का भी संरक्षण करेगी। तो सरकार करेगी, लेकिन वो एब्सोल्यूट नहीं है वो अधिकार,
वो अत्यांतिक नहीं है, तो सरकार क्या करेगी, उस पर केस होगा, हत्या का केस चलेगा। तो विधि में जो स्थापित प्रक्रिया लिखी हुई है और लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था क्या है, लोगों के लिए न्याय कैसे हो सकता है, और उस व्यक्ति के जीवित रहने की वजह से सामाजिक संरचना, सामाजिक सद्भाव, सुव्यवस्था खराब हो सकती है, तो उसे मृत्युदंड दिया जाता है, अर्थात फिर राज्य ही हत्यारा हो जाता है। सिंपल सी बात है। ये थोड़े शब्द अटपटे लगेंगे, लेकिन आपको सुनने की आदत होनी चाहिए, ठीक है। उसको उस स्तर पे समझिए जो अनुच्छेद 21 बात करता है, ठीक है। तो भारतीय संविधान में भी इसी बात को ध्यान में रखा गया है और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अधीन रखा गया है। तो यह युक्तियुक्त प्रक्रिया के अनुसार किसी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। युक्तियुक्त प्रक्रिया क्या है, जैसे किसी आतंकवादी ने लोगों की हत्या कर दी, अब युक्तियुक्त प्रक्रिया क्या है कि ऐसा नहीं है कि अब उसके जीवन की रक्षा भी राज्य करेगा। भाई कोई हत्यारा है तो उसके जीवन की रक्षा राज्य क्यों करेगा, क्योंकि उसने हत्या की है तो उसे दंड मिलना चाहिए, और दंड अगर इस प्रकार का है कि उसको मृत्यु दंड मिले तो राज्य फिर उसको मृत्यु दे सकता है, फिर राज्य अनुच्छेद 21 को समाप्त कर देगा उसके लिए, ठीक है। अब आगे देखिए, अगर समझ में ना आए तो दोबारा रिपीट करके देख लेना, समझ में आएगा। तो जीवन के अधिकार का विस्तृत अर्थ समझिए क्या होता है, आपको सही से समझ में आ गया होगा। तो इसमें अनुच्छेद 21 में और भी चीज़ें ऐड की गई हैं। तो जो आपका आर्टिकल 21 है, इसमें केवल शिक्षा का अधिकार ही नहीं है, जैसे अनुच्छेद 21A में क्या है, शिक्षा का अधिकार, 21 में शिक्षा का अधिकार जोड़ दिया गया, शिक्षा का अधिकार। तो किसी भी व्यक्ति के जीवन का अधिकार किन किन चीज़ों से परिभाषित होता है, प्रभावित होता है, ये न्यायपालिका बताती है समय समय पर। और वही फिर क्या होता है, उस चीज़ को यानी कि उस एक्ट को या उस कृत्य को कहाँ जोड़ दिया जाता है, अनुच्छेद 21 में। कैसे देखो, 1980 के दशक में जनहित याचिका PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के प्रचलन के पश्चात न्यायपालिका ने जीवन के अधिकार की व्याख्या की और उसे बहुत बड़ा विस्तृत कर दिया। कैसे, यह मान्यता परिवर्तित हुई कि भारत में मौलिक अधिकार केवल भाग 3 यानी कि जो भाग 3 है जिसमें हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं, केवल वही अनुच्छेद किससे संबंधित है, जीवन के अधिकारों से। बल्कि नीति निर्देशक तत्व जो आपके DPSP हैं, DPSP जो हैं, उसमें भी कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो सीधे सीधे मौलिक अधिकारों से जुड़े होते हैं। देखिए पूरा संविधान लिंकेज रूप से काम करता है, एक दूसरे का प्रतिबिंब। तो इसमें देखो सीधा सीधा कहा भी गया है कि वर्णित प्रावधान भी अधिकार ही हैं, यानी कि न्यायपालिका ने समूचे संविधान के प्रावधान में एक आंगिक ऑर्गेनिक एकता यानी कि एक ऑर्गेनिक लिंकेज बना के बात कही है कि संविधान में ऐसा नहीं है कि अनुच्छेद भाग 3 में ही जो बातें कही गई हैं केवल उन्हीं के लिए संरक्षण है, नहीं। जैसे समान नागरिक संहिता है, समान नागरिक संहिता को जब सरकार चाहेगी तो उसे कहाँ जोड़ सकती है, मौलिक अधिकारों में ला सकती है, लोगों पे लागू कर सकती है, ठीक है। और दूसरा क्या है, जैसे काम पाने की स्वतंत्रता है, काम का अधिकार है, किसी विशेष जगह पर महिलाओं के लिए काम का अधिकार, ठीक है, या फूड का अधिकार, हेल्थ का अधिकार, तो इनको कहाँ जोड़ा जा सकता है, सीधे कहाँ जोड़ सकते हैं, अनुच्छेद 21 में जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो जो संविधान के दूसरे प्रावधानों में भी बातें कही गई हैं वो जीवन के अधिकार से जुड़ी हुई हैं, उन्हें भी अनुच्छेद 21 में रख के राज्य लागू कर सकता है, ठीक है। अब देखिए, न्यायालय के अनुसार किसी व्यक्ति को निर्धारित मूल्य से कम मजदूरी देना भी, देखिए वही बात आ गई जब मैं भी बात कर रहा था कि किसी व्यक्ति को अगर, जैसे मान लिया आपने देखा होगा कहीं पे, मान लिया मजदूरी अगर 300 रुपये है, मजदूरी अगर 300 रुपये है और मजदूर को 250 रुपये दिए जा रहे हैं, ठेकेदार 250 रुपये दे रहा है, तो 50 रुपये का उसके काम की चोरी हो रही है। तो अगर किसी के पारितोषिक की चोरी हो रही है तो उसके जीवन के अधिकार का हनन हो रहा है सीधा सीधा। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, जो 50 रुपये में वो संसाधन खरीदता, अपना विकास कर सकता था, उसकी तो आपने चोरी कर ली, तो उसके जीवन का अधिकार सीधा सीधा हनन हुआ ना। तो ऐसे बहुत होता है, जैसे जो ठेकेदारी की जॉब होती है, जैसे सिक्योरिटी गार्ड होता है, तो सिक्योरिटी गार्ड में पैसा कहाँ से आता है, कंपनी से आता है जिस कंपनी की सिक्योरिटी होती है। लेकिन जो बीच में ठेकेदार होते हैं वो बिचौलिए खा जाते हैं, उन लोगों तक पैसा कम पहुँचता है। तो अगर तय मानक मजदूरी से पैसा कम पहुँच रहा है तो वो सीधे लेबर कोर्ट में जाके न्याय मांग सकता है और लोग उनसे हर्जाना भी भरा जाएगा और उनको सजा भी हो सकती है। तो इसी आधार पर न्यायालय के अनुसार किसी व्यक्ति को निर्धारित मूल्य से कम मजदूरी देना भी जीवन के अधिकार का उल्लंघन है, जबकि यह प्रावधान शोषण के विरुद्ध अधिकार में निहित है। सिंपल सी बात है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में बात कही गई है इसकी, लेकिन सीधा सीधा किससे जुड़ा, अनुच्छेद 21 से।
और डीपीएसपी में भी ये बात कही है काम का अधिकार है। तो न्यायपालिका के अनुसार निम्नलिखित बातें जीवन के अधिकार में रखी गई हैं। कौन कौन सी हैं देखो, न्यूनतम आजीविका का अधिकार, न्यूनतम मजदूरी, आजीविका मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी। अगर सरकार के द्वारा यानी कि राज्य के द्वारा स्थापित मजदूरी से कम मजदूरी पर काम करना पड़ रहा है तो वो उसके जीवन के अधिकार का हनन हो रहा है। ठीक है। स्वास्थ्य का अधिकार, स्वास्थ्य का मतलब है अगर किसी व्यक्ति के किसी विशेष जगह पर रहने पर दूसरे लोगों की वजह से उसके स्वास्थ्य पर अधिकार पड़ रहा है तो राज्य इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि आपके जीवन के अधिकार की रक्षा करेगा और उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करता है। जैसे मान लिया आप बीमार हो गए, ये वो वाला नहीं है कि आप बीमार हो गए तो आपका फ्री इलाज हो जाएगा। सरकारें उसके लिए योजना चलाती हैं, सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, 1 रुपये की पर्ची कटेगी, दवाई के पैसे लगेंगे, डॉक्टर आपको फ्री देखेगा, क्योंकि राज्य के पास इतने संसाधन नहीं है कि सारी चीज़ें फ्री ही करा दे, दवाई भी फ्री दे दे, आपको फ्री में ही ट्रीटमेंट करा दे। क्योंकि भारत जैसे देश विकासशील देश है, विकसित देश नहीं है। जनसंख्या बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम इसे अनुच्छेद 21 में नहीं जोड़ पाए। लेकिन हाँ, इसे स्वस्थ रहने का अधिकार का मतलब क्या है, अगर मान लिया आपके घर के सामने पानी भर दिया गया किसी वजह से, सरकार के अंग के द्वारा या किसी अथॉरिटी के द्वारा या किसी पंचायत सिस्टम के द्वारा, ठीक है, और वहाँ पे कूड़ा डाला हुआ है, आप वहाँ पे मच्छर पैदा हो रहे हैं, मक्खी आ रहे हैं, आप बीमार हो रहे हैं, आपका स्वास्थ्य पूरा इफेक्ट हो रहा है, तो ये क्या है, अनुच्छेद 21 का हनन है। तो उसके लिए ये गारंटी दी गई है, उसके लिए है ये। ठीक है। तो निःशुल्क शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा ये आपको मैंने बताई दिया 6 से 14 वर्ष तक के लिए। ठीक। स्वस्थ पर्यावरण, जल, हवा इत्यादि जो भी ऊपर बात कही गई है। त्वरित न्याय का अधिकार, स्पीडी जस्टिस, त्वरित न्याय, जैसे कोई ऐसा जघन्य केस हो जाता है, जैसे कहीं कोई बलात्कार का केस है, कोई हत्या का केस है, तो किसी को न्याय मिलने में पता लगा आज हत्या हुई है किसी की, उसको दंड मिल रहा है 20 साल बाद, तो वो न्याय है? वो न्याय नहीं है, वो न्याय के रूप में मजाक है। तो किसी भी व्यक्ति को त्वरित कार्रवाई के माध्यम से, इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट बार बार गाइडलाइन जारी करती है कि ऐसे मामलों में त्वरित न्याय होना चाहिए, और सर्कुलर जारी करती है, किसी विशेष डिपार्टमेंट से कहती है कि जल्दी से जल्दी हमें जवाब दीजिए। जैसे अभी एसबीआई से इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए उसने स्टे मांगा था, नहीं, उसने कहा नहीं 24 घंटे के अंदर सारी जानकारी चाहिए। अरे भाई, वो लोगों के जीवन के अधिकार से जुड़ी हुई ही बात है एक तरीके से। क्यों? क्योंकि वोटिंग राइट्स है उन लोगों का, उससे इफेक्ट हो सकता है, आप उसका यूज कर रहे हैं पैसे का, किसमें? अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बात क्या कहा कि जल्दी से जल्दी करिए इस काम को, जिससे लोगों के सामने सूचना पहुंच सके। सूचना का अधिकार भी क्या है? जीवन के अधिकार के से जुड़ा हुआ है। एकांतता का अधिकार, एकांतता का मतलब है राइट टू प्राइवेसी, आप अपनी खुद की प्राइवेसी रख सकते हैं। ठीक है। प्राइवेसी का जैसे मान लिया आपका आधार कार्ड है, आपके कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके जीवन से जुड़ी कोई बीमारी है, उसको आप एकांत रख सकते हैं। उसको कोई अगर ओपन कर देता है तो वो आपके जीवन की स्वतंत्रता के आधार पर, राइट टू प्राइवेसी के आधार पर वो उसका उल्लंघन माना जाएगा। जैसे एक केस भी आया था, ऐसे ही बता देता हूँ, केस वेस के चक्कर में नहीं पड़िए। जैसे मान लिया एक व्यक्ति को एड्स था, ठीक है तो किसी अपराध के संज्ञान में उसकी जांच की गई, उसको एड्स पाया गया। अब जो उसकी शादी होने वाली थी, उस महिला ने मना कर दिया शादी करने से कि अब तो मेरे से शादी नहीं कर सकती। वो अचानक ही पता चल गया। अब वो व्यक्ति कोर्ट में चला गया कि पुलिस ने या इस संस्था ने या डॉक्टर ने उसको, मेरी जो राइट टू प्राइवेसी है उसका हनन किया है, मतलब मेरी जो बीमारी है उसको फ्लैश कर दिया, जिससे मेरे जीवन का अधिकार का हनन हुआ। क्योंकि शादी राइट टू लाइफ है, एक तरीके से जीवन का अधिकार से ही जुड़ा है शादी करना भी। तो फिर हाई कोर्ट ने यही बात कही कि आपकी बीमारी से एक महिला के जीवन के अधिकार पर प्रभाव पड़ सकता था, इसलिए जो डॉक्टरों ने बात फ्लैश करी है वो आपके जीवन के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। तो ये समय समय पर कोर्ट बता देता है कि क्या उल्लंघन माना जाएगा, क्या उल्लंघन नहीं माना जाएगा। कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न से बचाव पाने का अधिकार, भोजन का अधिकार, आश्रय का अधिकार, बिजली का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष तक के लिए निजी शैक्षणिक संस्थानों को 25% सीटें आरक्षित रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए आरक्षित करनी होंगी। यानी कि जो निजी संस्थान है उनमें 25% सीटें गरीबों के लिए रखी जाएंगी। और मई 2014 में उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि शिक्षा का अधिकार अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं पर लागू नहीं होता। यानी कि जो अल्पसंख्यक संस्थाएं हैं, कॉलेज हैं, उन पर यह अधिकार लागू नहीं होगा। ठीक है। प्राथमिक शिक्षा में किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा और ना ही उसे स्कूल से निकाला जाएगा। ये भी गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की। संविधान में शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का मतलब होता है, सूची मैं आपको पढ़ाऊंगा। समवर्ती सूची का मतलब है जिस पे दोनों ही कानून बना लेते हैं।
राज्य भी और केंद्र भी। तो इस पे शिक्षा कैसी सूची है, समवर्ती सूची में है। तो संघ चाहे यानी केंद्र चाहे तो वो भी केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, राज्य सरकार चाहे तो राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। तो दोनों का कुल खर्च कितना कितना है, 65% कौन देगा, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और आपका 35% कौन देगा, देखिए 65% कौन देता है, केंद्र सरकार, और 35% कौन देगा, राज्य सरकार देंगे। ठीक है, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में कितना है, 90 और 10 का प्रतिशत के आधार पर है ये। ठीक, आगे देखिए। तो ये हो गया है। क्लास मुझे लग रहा है अभी लंबी हो गई ज़्यादा। मैं कोशिश करता हूँ थोड़े में समझाने की, लेकिन फिर भी थोड़ा डिस्क्राइब करना पड़ता है। कोई समस्या नहीं है, समझ में नहीं आया दोबारा से फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। अनुच्छेद 21 पे मैं एक बहुत बड़ी क्लास बनाऊंगा, कम से कम 4 से 5 घंटे की तो वो होगी। ठीक है ना। तो अनुच्छेद 21 में फिर उसको मैं एक एक केस, लेकिन वो इससे अलग ही समझिए, मैं उसको बस ऐसे ही डाल दूंगा, आप उसको आराम से देखिएगा। एक एक केस बताऊंगा, कौन कौन सा केस आता है शिक्षा के अधिकार को लेकर, राइट टू प्राइवेसी को लेकर, स्वास्थ्य के अधिकार को लेकर, कब सुप्रीम कोर्ट ने इसे माना है, कब नहीं माना है, आज की क्या कंडीशन है। ठीक है, आज की कंडीशन क्या है, सीधी सी बात है, कार्यपालिका और विधायिका दोनों के ही विरुद्ध संरक्षण है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।